हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की नामकरण की समस्या पर चर्चा करेंगे। चूँकि आदिकाल नामकरण के संबंध में पर्याप्त मतभेद एवं विवादों का काल रहा है, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया, मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल नाम दिया, रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल या संधिक काल नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। आदि आदि नाम सुझाए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम देने के पीछे कोई विशेष ठोस आधार तो नहीं बताया, पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ है वह 643 ईस्वी से माना, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या प्रवृत्ति का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी संवत तक मिलती नहीं है। इस वजह से ग्रियर्सन के इस नाम को खारिज कर दिया गया और इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके पश्चात देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने ईस्वी संवत 643 से 1387 तक के काल को प्रारंभिक काल कहा है। यह एक सामान्य नाम है और इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। यह नाम भी विद्वानों ने खारिज कर दिया गया और इसे भी मान्य नहीं ठहराया गया। फिर हम देखते हैं कि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि व चारण काल नाम दिया। संधि व चारण काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नामकरण के बारे में उनका कहना है कि इस काल के सभी कवि चारण थे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी कवि चारण थे, क्योंकि सभी कवि राजाओं के दरबार और आश्रय में रहने वाले थे, उनका यशोगान करने वाले थे। उनके द्वारा जो साहित्य लिखा जाता था उसे चारणी साहित्य कहा जाता था। किंतु विद्वानों का मानना है कि जिन रचनाओं का उल्लेख वर्मा जी ने किया है उनमें अनेक रचनाएं संदिग्ध हैं, कुछ तो आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इस वजह से रामकुमार वर्मा जी द्वारा दिया हुआ यह मत भी खारिज कर दिया गया और इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन जी ने 8वीं सदी से 13वीं सदी तक के काल को सिद्ध सामंत युग की रचना माना। उनके अनुसार उस समय के काव्य में दो प्रवृत्तियों की प्रमुखता मिलती है। पहली सिद्धों की वाणी, इसके अंतर्गत बौद्ध नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की जो उपदेश मूलक रचनाएं हैं उनका वर्णन मिलता है, और दूसरी सामंतों की स्तुति, जिसमें चारण कवियों के चरित काव्य मिलते हैं, जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाता, राजा और सामंतों की स्तुति के लिए युद्ध, विवाह आदि प्रसंगों के बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। यानी ये जो कवि थे, ये जो लिखते थे, ये अपने राजाओं की प्रशंसा करते रहते थे। इस वजह से राहुल जी का यह मत भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि नामकरण से जो लौकिक रस का उल्लेख करने वाली किसी विशेष रचना का प्रमाण नहीं मिलता। इस वजह से राहुल जी के इस मत को नकार दिया गया और नाथपंथी और हठयोगी जो कवियों और कुसरों आदि की जो रचनाएं हैं उनको इसमें शामिल ही नहीं किया गया। इस वजह से इसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल नाम दिया, जो भी उचित नहीं ठहराया गया। धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह और गुलेरी ने भाषा के आधार पर इसे अपभ्रंश काल नाम दिया, जो भी उचित नहीं ठहराया गया। सुमन राजे ने इसे आधार काल नाम दिया, जिसे भी स्वीकार नहीं किया गया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देते हुए इस नाम को अधिक उपयुक्त माना। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा
परंपरा विमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है, यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल नाम ही योग्य एवं सार्थक है, क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर परवर्ती साहित्य खड़ा होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है उसका पता चलता है। भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज इसमें खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार इसे आदिकाल नाम कहना उचित होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, जिसके संबंध में सर्वाधिक मतभेद देखने को मिलते हैं और विद्वानों के द्वारा इसे स्वीकार भी नहीं किया गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो वीरगाथा काल नाम देते हैं वह किस आधार पर देते हैं? 12 रचनाओं के आधार पर देते हैं। इन्होंने 4 रचनाएं हैं वो साहित्यिक रचनाएं बताई, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता का और कीर्ति पताका के नाम गिनाए। विजयपाल रासो नल्ल सिंह द्वारा रचित है, हम्मीर रासो सानगढ़ द्वारा रचित है, कीर्तिलता और कीर्तिपता विद्यापति द्वारा रचित है। फिर इन्होंने अन्य जो ग्रंथ गिनाए 12 ग्रंथों में खुमान रासो दलपति विजय, बिसलदेव रासो खुमान रासो दलपति विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयमेघ जसचंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनी कवि और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये सभी ग्रंथ इन्होंने देश भाषा काव्य के बनाए और इन्होंने कहा कि इन 3 रचनाओं को छोड़कर बिसलदेव रासो विशुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना है और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, इन 3 रचनाओं को छोड़कर सभी रचनाएं हैं वो वीरगाथात्मक हैं और वीरगाथात्मक रचना होने के कारण इनमें वीर रस की अधिकता थी, वीर रस की प्रवृत्ति थी। इस वजह से इन्होंने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया और सुझाया कि आदिकाल का वीरगाथा काल उचित नाम होगा। लेकिन विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नाम को भी उचित नहीं ठहराया और इसे भी खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो शुक्ल जी ने जो परिधि निर्धारित की वह अत्यंत संकीर्ण परिधि थी। शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जो जैन साहित्य रचा गया उसको सांप्रदायिक कह दिया और उसकी उपेक्षा की, जबकि ये आदिकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनकी उपेक्षा ठीक नहीं है। इनका जो आदिकाल नाम है उसमें कहीं ना कहीं समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथों लिखते वक्त नहीं किया। इसके अलावा जो 12 ग्रंथ लिखे गए और जिन्हें वीरगाथा नामकरण दिया गया इन ग्रंथों के आधार पर, इनमें से पृथ्वीराज रासो जैसे बड़े ग्रंथ की प्रामाणिकता भी संदिग्ध। इसके पश्चात जो जयमेघ प्रकाश और जयमेघ जसचंद्रिका जैसे ग्रंथ हैं वो नोटिस मात्र थे, उपलब्ध ही नहीं थे। कुछ विशुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना थी, इस वजह से इसे वीरगाथा काल नाम नहीं दिया जा सकता और विद्वानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अंततः कहा जा सकता है कि आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सुझाया हुआ यह नाम अत्यंत उपयुक्त एवं सर्वमान्य है, जो परवर्ती इतिहासकारों ने भी इसे स्वीकार किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।